हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोशलम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे अकाउंटिंग कोर्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले अपन बात करते हैं डेप्रीशिएशन के मीनिंग की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपली कि देखो, कभी भी कोई भी फिक्स्ड एसेट जब आप खरीदोगे और उसको यूज करोगे, चाहे यूज ना भी करो, टाइम स्पेंड होने के साथ साथ उस एसेट की मार्केट वैल्यू घटती जाती है। तो जो कमी उस वैल्यू में हो रही है ना, उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। कोई भी एसेट, फिक्स एसेट, अगर मैं लैंड को छोड़ दूं, जमीन को, तो इसके अलावा जितनी भी एसेट हैं सबकी अपनी एक फिक्स लाइफ है। उस लाइफ टाइम के बाद वो एसेट खत्म हो जाती है या उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। चाहे एसेट खत्म ना हो, फिजिकली वो हमारे पास पड़ी रहे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। तो हम उस एसेट पर जो कमी हो रही है उसकी वैल्यू में, उसी को डेप्रीशिएशन कह रहे हैं। अब सर, अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन का क्या रोल है, कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन का क्या रोल है और इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन का क्या रोल है? तो देखिए, होता क्या है, हम कभी भी कोई एसेट खरीदते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट की हम जब बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट पर जो मेरा खर्चा हुआ, उस खर्चे को मैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता हूं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इस खर्चे को मैं अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करूंगा। मतलब जब मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूंगा, उस समय मैं सिर्फ अपने रेवेन्यू खर्चों को लेता हूं। रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे हैं। मैं एसेट को खर्चे के तौर पर ट्रीट नहीं करता प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। अब सर, खर्चा भी हुआ है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब हमने कोई एसेट खरीदी है, जैसे मान लो हमने कोई मशीन खरीदी है, तो उस मशीन का एक लाइफ है। जैसे मान लो मैंने कोई मशीन 10 साल के लिए खरीदी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक मशीन खरीदी और यह मशीन 10 लाख रुपए की है। अब इस मशीन की लाइफ है कि यह मशीन 10 साल चलेगी। तो सोचिए, यह जो खर्चा है 10 लाख रुपए का, इस मशीन पर जो खर्चा हुआ है, क्या इस पूरे खर्चे को मैं अपने करंट ईयर, जिस साल मैंने ये मशीन खरीदी, क्या उस ईयर का खर्चा दिखा दूं पूरा एक साथ? क्या मैं इसको उस साल का एक्सपेंस दिखा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मशीन मेरे को 10 साल तक काम आएगी, ये मशीन मेरे को 10 साल तक कमा कर देगी। तो मुझे करना क्या चाहिए? इस मशीन के खर्चे को भी ना 10 साल तक टुकड़ों में बांट के दिखाना चाहिए। एक बार में नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई, जितने समय तक हम इस मशीन से कमाएंगे, जब तक ये मशीन चलेगी, तब तक हम इस मशीन को खर्चे के तौर पर दिखाएं। सही भी है। इसी चीज को अकाउंट्स में कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंट्स में जिसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और उस मैचिंग कॉन्सेप्ट का लॉजिक यही है कि जब इनकम है और जो खर्चा है वो आपस में मैच होने चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर मैंने पहले साल में पूरी मशीन को खर्चा दिखा दिया, खर्चे के तौर पे ट्रीट कर लिया, अपनी इनकम में से कम कर लिया और प्रॉफिट निकाल लिया, तो प्रॉफिट सही नहीं है। क्योंकि उस मशीन से मैं अभी कमा रहा हूं और कमाता रहूंगा, आगे भी 10 साल तक कमाऊंगा। तो जब मैंने उस मशीन से पूरा कमाया ही नहीं, तो खर्चा पूरा एक साथ नहीं दिखाना चाहिए। जब तक कमाऊंगा तब तक खर्चा दिखाना है। तो मैंने उसकी लाइफ ले ली। अब मैं क्या करना चाहिए मुझे? मुझे ये करना चाहिए
कि 10 लाख रुपए को 10 साल तक बांट देना चाहिए और हर साल मुझे 1 लाख रुपए दिखाने चाहिए। अब ये 1 लाख रुपए ही एक्चुअली क्या है, ये डेप्रीशिएशन है। तो डेप्रीशिएशन और कुछ नहीं है, डेप्रीशिएशन खर्चा है। मतलब समझिए आप, ये मशीन खर्चा नहीं है, खर्चा है डेप्रीशिएशन। तो अगर आपको बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस जानना है तो आपको डेप्रीशिएशन भी अपनी एसेट पर लगाना होगा, एसेट की वैल्यू में से घटाना होगा और एसेट की वैल्यू में से घटाकर एसेट को सही कीमत जो है डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर आपको अपनी बुक्स में उसको दिखाना होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। डेप्रीशिएशन चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो, सब पर लगता है। ठीक है, समझ में आ गई? यहां तक की क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं आगे। जब जो मैंने आपको बताया डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है, द रिडक्शन, कमी इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रीशिएशन। जो कमी होती है एसेट की वैल्यू में उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, फिक्स्ड एसेट, जो मैंने आपको बताया लॉजिक क्या है डेप्रीशिएशन लगाने का, कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हम उसको यूज करते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, मतलब सेल्स करते हैं, उसको चीजें बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उस चीज से, या किसी और चीज में यूज कर रहे हैं, सर्विस देने में यूज कर रहे हैं, तो हम उससे कमा रहे हैं। और जब हम उसको कमा रहे हैं तो काफी लंबे समय तक अगर हम उससे कमाते हैं, फ्यूचर में कमाते रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो उसकी कॉस्ट है एक्विजिशन की, वो सारी एक साथ ना दिखाकर हमें उसे तब तक दिखाना चाहिए जब तक कि हम लोग उस एसेट को यूज कर रहे हैं, और उतना ही पार्ट हमें उसका खर्चा के रूप में दिखाना चाहिए ताकि हम प्रॉफिट और लॉस सही कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, सर डेप्रीशिएशन लगता क्यों है, क्या रीजन है डेप्रीशिएशन लगने के? तो देखिए, कोई भी एसेट, अभी मैंने बात करी हर एसेट का अपना एक लाइफ है। अब सर मान लो कोई एसेट तो खत्म ही नहीं होती, लाइफ उसकी इन्फिनिटी है, हम यूज नहीं कर रहे, पड़ी है हमारे पास, तो एसेट तो चल रही है, तब भी उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है? हाँ लगाना है, क्योंकि समय के साथ चाहे आप उसको यूज भी ना करो तो भी डेप्रीशिएशन तो लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती जाएगी। डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आपके पास एसेट होना जरूरी है जो आपकी हो। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन लगाने के कारण क्या है, जैसे वियर एंड टियर, मतलब टूट फूट। एसेट यूज करोगे तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू भी कम होगी, उसमें कुछ खराबी भी होगी, कुछ उसके पार्ट्स टूटेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घटती जाएगी और हम कहेंगे कि वो एसेट डेप्रीशिएट होती जा रही है। ठीक है, समय के हिसाब से हर, मैंने कहा भी लाइफ, एसेट की लाइफ होती है, लाइफ के हिसाब से उसकी वैल्यू घटती जाती है, तो डेप्रीशिएशन लगता है। तीसरा, ऑब्सोलेंस का मतलब है, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर हमारे पास है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। ये जब कोई चीज टेक्नोलॉजिकल रीजंस की वजह से मार्केट से बाहर हो जाती है तो यह भी डेप्रीशिएशन का कारण है। आज से पहले आप देखिए, जब कंप्यूटर्स, पहले टाइपराइटर यूज हुआ करते थे टाइपिंग के लिए, आज भी होते होंगे कहीं ना कहीं जगह, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइपराइटर कंप्यूटर्स के आने के बाद आउट ऑफ फैशन हो गए। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कोई चीज अगर आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो यह भी डेप्रीशिएशन का एक कारण है कि अब वो एसेट यूज की रही नहीं, तो हमें अपनी बुक्स में उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। ऐसी एसेट को हम दिखा ही नहीं सकते जिसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन के कारण बहुत सारे, वियर एंड टियर, टूट फूट भी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जैसे लाइफ एसेट की आप यूज करते जाओगे, या लाइफ स्पेंड है, टाइम है सबका फिक्स, उस टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू घटती जाएगी। मार्केट वैल्यू है, कुछ चीजें चाहे सर हम यूज ना भी करें, जैसे कोई बोल रहा है सर मैं तो गाड़ी ले आया, कार ले आया, एसेट है, अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर खड़े कर रहा हूं, तो क्या डेप्रीशिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा,
क्योंकि आप चाहे उसको यूज करो चाहे मत करो, उस गाड़ी की लाइफ है कि 15 साल तक है या 20 साल तक है, उसके बाद वो गाड़ी बेकार है। तो आप जैसे जैसे उसका टाइम स्पेंड होता जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो ये जो कमी आ रही है वैल्यू में भी, ये भी डेप्रिसिएशन का एक कारण है। ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे यहां पर, जैसे माइंस है, तो उसमें डिप्लेशन होता है, क्षय होता है। भाई माइन है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे वहां से, जैसे मान लो कोयले की खान है या पेट्रोल के कुएं हैं, जब आप उनसे मिनरल्स वगैरह चीजें निकालते जाओगे तो एक समय बाद वो भी तो खत्म होंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो माइंस है उसमें जो मिनरल्स वगैरह जो भी चीजें आप निकाल रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप बाहर, वो भी कहीं ना कहीं एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो वो भी डेप्रिसिएशन का कारण है। तो इतनी सारी चीजें की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, अब सर किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगाने के क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर है हमारे पास। जब हम कोई डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन करेंगे तो वहां पर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अगर मुझे किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, से एग्जांपल के तौर पर मुझे मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक मशीन है 10 लाख रुपए की, मुझे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं क्या क्या बातों का ध्यान रखूंगा? मैं 3 बातों का ध्यान रखूंगा। एक, मेरी उस मशीन की कॉस्ट क्या है, मतलब वो मशीन मुझे खुद को कितने की पड़ी। दूसरा, उस मशीन की लाइफ क्या है, मतलब वो मशीन कितने साल तक चलेगी। और तीसरा, उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या है, मतलब जब मैं मशीन को बेचने जाऊंगा मार्केट में तो मुझे क्या मिलेगा वापस, कुछ मिलेगा क्या। ये 3 बातें अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं सही डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। चलो, इस मशीन को खरीदने में मेरे कुछ एक्सपेंस भी हो गए। ठीक है, जैसे कोई किराया भाड़ा लग गया, मान लीजिए कैरेज लग गया, 1 लाख रुपए का कैरेज भी लग गया। तो मेरी मशीन मेरे को कितने की पड़ी? अगर मैं इस मशीन की कॉस्ट की बात करूं तो मशीन 11 लाख की पड़ी। 11 लाख की कैसे? कि भाई बिना कोई गाड़ी भाड़ा दिए मैं मशीन मंगा तो सकता नहीं हूं। 1 लाख रुपए मेरा खर्चा भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सब खर्चा मान लीजिए इसमें आ गया। अब इस मशीन में ये खर्चा जुड़ जाएगा और मशीन की कुल वैल्यू, क्योंकि हम जब कोई भी मशीन या कोई एसेट खरीदते हैं तो हम लोग जब उस एसेट को यूज करते हैं या यूज करने से पहले तक के हमारे जो भी खर्चे होते हैं वो सब हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वो उस एसेट की ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। तो हमें एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट चाहिए, मतलब जितने में हमने एसेट खरीदी थी और खरीदने पर जो खर्चे हुए थे वो सारे हम उसमें जोड़ देंगे। अब हमारी मशीन कितने की है? 11 लाख की। इस मशीन की लाइफ मैं मान के चलता हूं लगभग 10 साल है, मतलब 10 साल ये मशीन चलेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें मेरे को। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ये मैं एस्टिमेट करूंगा, एक्चुअल तो होगा नहीं। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मशीन कितने समय तक चलेगी। भाई एग्जैक्टली तो होने को तो मशीन हो सकता है 4 साल बाद भी खराब हो जाए और मशीन 10 साल बाद भी खराब ना हो। तो मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा कि मशीन 10 साल चलेगी, नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से मैं देख लूंगा मशीन की लाइफ क्या है। चलो, मैंने ये भी एस्टिमेट कर लिया। अब बहुत सीधी सी बात है कि सर 11 लाख रुपए आपके खर्च हो गए और आपका यह खर्चा 1 साल का नहीं है, 10 साल तक का है, लाइफ 10 साल है। तो हर साल 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए मैं डेप्रिसिएशन के तौर पर चार्ज कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। हां, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह बात पता है पहले ही, ये भी एस्टिमेट कर रहे हो आप, अंदाजा ही लगा रहे हो, एक्चुअल नहीं है,
कि सर जब 10 साल बाद मैं इस मशीन को बेचूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो बेकार हो जाएगी, इसका कुछ बचेगा नहीं, फिर भी मुझे कुछ मिल रहा है बेचने पर, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए अगर कुछ मिल भी रहा है आपको बेचने पर, तो आपके लिए तो आपकी मशीन की कॉस्ट कम हो रही है ना, घट रही है ना। जैसे अगर मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए खर्च हो गए खरीदने पर, 11 लाख की मुझे मशीन पड़ी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सर इस मशीन में इतना मटेरियल तो है कि जब मैं इसको 10 साल बाद भी बेचूंगा ना, तो मुझे 50,000 तो मिल ही जाएंगे। एग्जाम्पल है, 50,000 तो मिल जाएंगे। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि सर इसमें इतना कॉपर है या कुछ मटेरियल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू तो है ही है। चलो अगर 50,000 मुझे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी अब मशीन की लागत, कॉस्ट क्या हुई? मैं उम्मीद कर रहा हूं, ये एक्चुअल नहीं है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी मशीन जो 11 लाख की मैं कह रहा था, उसमें से 50,000 रुपए घट जाएंगे और लाइफ 10 साल है ही मशीन की, तो मेरे लिए अब मशीन कितने की पड़ी? 10,50,000 और 10 साल चलेगी, तो 1 साल का डेप्रीशिएशन 1,05,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए, मैंने यहां पर जब डेप्रीशिएशन की बात करी, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने तो सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा लिया। कंपनीज एक्ट 2013 भी यही कहता है कि डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आप असेट पर जो मेथड आप यूज करना चाहो कर सकते हो, मेथड की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप उसकी लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो लाइफ कितनी होगी और लाइफ के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं। जबकि इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट कुछ अलग कहता है। अभी हम इनकम टैक्स की बात भी कर लेंगे थोड़ी सी यहां पर अकाउंट्स में, हालांकि आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, चैप्टर हमारे पास डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स में भी, ठीक है। अब यहां पर 1,05,000 रुपए आप हर साल डेप्रीशिएशन के तौर पे दिखा सकते हो। तो मैंने कहा हमने 3 बातें ध्यान रखी, एक मेरी मशीन की कॉस्ट क्या है, एक मेरी मशीन कितने साल चलेगी, और एक इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, मतलब जब मैं इसको बेचूंगा तो ये मशीन मुझे कितने की पड़ेगी। सिंपल। इसमें से एक चीज तो हमें पता रहती है एक्चुअल में कि मशीन कितने की हमें पड़ी, उसकी कॉस्ट क्या है, लेकिन बाकी 2 चीजें हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है, अंदाजा लगाना पड़ता है। और ये अंदाजा आपको एक्यूरेसी या एक्यूरेट बेसिस पर ही लगाना है कि 19-20 चलता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं हो, कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं असेट 10 साल चलेगी, बट उसकी लाइफ तो 6 साल 7 साल ही है या 8 साल ही है, तो आप लोग को ये चीजें एस्टिमेट करनी पड़ेंगी। चलिए, अब हमने इसी चीज को समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल भी रखा है, आप देख सकते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं हम, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या एक फॉर्मूला बना दिया हमने कि एसेट की कॉस्ट, इसमें से हमने स्क्रैप वैल्यू जो साल्वेज वैल्यू है वो माइनस कर दी, और लाइफ ऑफ असेट जो है उससे डिवाइड कर दिया, और आप जितने साल का डेप्रीशिएशन चाहते हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इस तरीके से आपके पास 1 साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट हो जाएगा कि 1 साल में कितना डेप्रीशिएशन असेट पे लगेगा। फिर आप जितने टाइम का लगाना चाहते हैं, जितने ईयर का लगाना चाहते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर लें। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप देखें, एक मशीन हमने खरीदी 1,60,000 रुपए की। इस मशीन की रेसिडुअल वैल्यू 10,000 रुपए है, मतलब जब हम इस मशीन को बेचने जाएंगे तो 10,000 रुपए हमको मिलेगा। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल वर्क फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल इसकी लाइफ है। अब इस मशीन की जो कॉस्ट अलोकेट होगी डेप्रीशिएशन के तौर पर, मतलब डेप्रीशिएशन जितना अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो हम अगर देखें तो यहां पर कॉस्ट असेट की हमारे पास है लगभग 1,60,000 रुपए, और 10,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, और 5 साल इसकी लाइफ है। तो 1,60,000 में से 10,000 तो हमको वापस मिल जाएंगे ना जब हम बेचेंगे। तो हमारे लिए इफेक्टिव कॉस्ट क्या है,
हमारे लिए इफेक्टिव कॉस्ट 1,50,000 है और मशीन 5 साल तक चलेगी, तो 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 सालों तक ये खर्चा आपको पड़ा कितना, 1 साल का कितना खर्चा पड़ा आपको, यही डेप्रीशिएशन है। तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए भाई, 1,50,000 1,50,000 अपॉन 5 30,000 रुपए एवरी ईयर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये है डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए काम आने वाले 3 मुख्य बातें। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे पास बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रीशिएशन की। क्यों डेप्रीशिएशन निकाल रहे हैं हम? अभी जैसे हमने बात करी, डेप्रीशिएशन हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि हम अपना सही प्रॉफिट लॉस जान पाए। एक पर्पस तो हमारा ये है, टू मेजरमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। क्योंकि अगर मैं इसको खर्चे के तौर पर नहीं दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनकम तो कमाता रहूंगा और इस इनकम में से मैं अपने खर्चे घटाऊंगा और उनमें से एक खर्चा डेप्रीशिएशन भी होगा, क्योंकि यह खर्चा मैंने असेट खरीदने पर किया है, लेकिन इस खर्चे को मैं एक साथ ना दिखाकर जैसे जैसे मैं असेट को हर साल यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं खर्चा घटाता जाऊंगा, जिसका नाम दे दिया हमने क्या, डेप्रीशिएशन। तब जाकर आप अपना सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमारे को इसकी जरूरत है। पहला कारण, इनकम टैक्स में भी डेप्रीशिएशन को खर्चे के तौर पर अलाउ किया गया है, तो वहां भी डेप्रीशिएशन तो क्लेम करना वॉलेंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। मतलब आपकी इच्छा नहीं है कि आप करो कि ना करो। इनकम टैक्स में तो डेप्रीशिएशन क्लेम करना, आपके पास एसेट है तो आपको डेप्रीशिएशन क्लेम करना ही है। ठीक है, तो इससे तो आपको बल्कि फायदा ही है ना कि इनकम टैक्स में भी जब आप खर्चे के तौर पे डेप्रीशिएशन को दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट घटेगा, और जब प्रॉफिट घटेगा तो आपका टैक्स बचेगा। ठीक है, और वहां तो डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट अलग है, कैलकुलेशन का तरीका अलग है, वो हम इनकम टैक्स के टॉपिक्स में, डेप्रीशिएशन टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन हम यहां पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इनकम टैक्स का भी देंगे कि डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स में क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखें। सेकंड बात यह है कि क्यों लगा रहे हैं हम डेप्रीशिएशन, अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। सर कैसे, फाइनेंशियल पोजीशन की बात कहां से आ गई यहां पर? भाई आप डेप्रीशिएशन असेट पे से घटाओगे तो आप अपनी बुक्स में आपकी असेट बताओगे, भाई मेरी असेट इतने की है, तो उसमें से आप अपना डेप्रीशिएशन भी घटाओगे, और डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसी को बुक्स में दिखाओगे, जिसको हम बुक वैल्यू कह रहे हैं, या जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह रहे हैं, इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये जो डेप्रीशिएशन घटाने के बाद वैल्यू बची, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में असेट को डेप्रीशिएशन घटाकर दिखाओगे ना। अगर आपने मान लो असेट खरीदी और उसको आपने डेप्रीशिएशन घटाए बिना ही दिखा रखा है, तो आप सोचिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। मान लो एक मशीन मैंने खरीदी थी, अभी जैसे एग्जांपल है 10 लाख की मशीन खरीदी थी या 11 लाख की मशीन खरीदी थी, खरीदे हुए आज मुझे 2 साल 3 साल हो गए, और मैं आज भी अपने बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या है, एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट है जो बताता है मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने मेरे दायित्व हैं, उसमें मैं अपनी संपत्ति दिखा रहा हूं, मशीन को असेट दिखा रहा हूं, और उस मशीन को मैं आज भी 11 लाख में दिखा रहा हूं। तो क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या उसकी कीमत आज भी 11 लाख रुपए है? नहीं। तो मैंने उसमें से क्या नहीं किया, मैंने उसमें से डेप्रीशिएशन घटाया नहीं है, ये मैंने गलती करी। तो आप डेप्रीशिएशन नहीं घटाओगे तो असेट की सही कीमत आप नहीं बता पा रहे, और आप सही फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए डेप्रीशिएशन को घटाना ही पड़ेगा, क्लेम करना ही पड़ेगा। तो आप जब असेट में से डेप्रीशिएशन घटा दोगे तो कहीं ना कहीं असेट की सही कीमत
हम दिखा पाएंगे बुक्स में। एक बात और, अगर असेट की वैल्यू सर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो तो सर एक्चुअली कुछ और है, जिसको हम बुक वैल्यू कह रहे हैं, और मार्केट में वैल्यू कुछ और है, तो आपको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट की वैल्यू ज्यादा है, आप तो दिखा रहे हैं मेरी एसेट सर मान लीजिए 5-10 लाख की एसेट है और उसमें से अब तक मैं 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, 7 लाख की एसेट दिखा रहा हूं, मेरे पास 7 लाख की बची है, लेकिन मार्केट में आज बेचने जाता हूं तो 8 लाख मिल रहे हैं, तो तब भी आप उसको 7 लाख पर ही दिखाएंगे। कारण है अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हम फ्यूचर में होने वाले खर्चों को तो प्रोविजन बनाकर चार्ज करके दिखा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले गेन हमें इग्नोर करने हैं जब तक कि हम उसको वास्तव में कमा नहीं लेते, रियलाइज नहीं कर लेते, उन्हें इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर मार्केट में तो वैल्यू कुछ और है, उसको इग्नोर करना है। आपको जो आपने पैटर्न यूज किया, जो तरीका डेप्रिसिएशन का यूज किया, आप सिर्फ वो लगाते जाएं, घटाते जाएं, और जो वैल्यू आती है बुक्स में वो दिखाते जाएं। क्लियर है? तो सही फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को पता चल पाएगी, आपकी, लोगों को भी, बिजनेस के ओनर्स को भी, सबको। कि कितना अच्छा पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं भाई। आज अपन बार बार बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाओ लगाओ लगाओ, असेट की वैल्यू घटाते जाओ। तो आप सोचिए एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब असेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, असेट जीरो हो जाएगी, तब क्या होगा? उस दिन हमें फिर जाकर एक नई असेट खरीदनी होगी, क्योंकि बिजनेस तो चलाना है ना, बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है। तो उस दिन जाकर फिर एक नई असेट खरीदनी होगी और उसके लिए फिर बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। मशीन तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम एक प्लानिंग से चलें, हम ये सोच के चलें कि भाई हमें पता है हर साल असेट डेप्रिशिएट होगी, और क्यों ना जितना अमाउंट हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है उतना पैसा हम एक प्रोविजन बनाकर, एक फंड बनाकर अलग करते जाएं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते जाएं, तो 10 साल बाद या 5 साल बाद जो भी लाइफ है असेट की, जब हम लोग उस असेट को दोबारा खरीदने जाएंगे तो एक हैंडसम अमाउंट हमारे पास, एक कह सकते हैं एक हेल्प लाइक अमाउंट हमारे पास होगा। चाहे वो अमाउंट उतना ना हो जितनी मार्केट की वैल्यू हो गई असेट की, लेकिन हमारे पास एक अमाउंट होगा ताकि जाकर हम नई असेट खरीद सकते हैं, पुरानी असेट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रीजन है कि हम फंड, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक तरीके से फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट इकट्ठे करवाता है। फंड मतलब पैसा, और रिप्लेसमेंट मतलब जो पुरानी असेट है उसको रिप्लेस कराकर हम नई असेट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक तरीका है, डेप्रिसिएशन लगाने का एक कारण है। और लास्ट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में आपसे, जब मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, कि अगर सही कॉस्ट का पता लगाना है ना, तो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। कैसे? आज मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है, आज मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे इसमें मेरा ये स्क्रीन, एक मॉनिटर, एक पैनल काम आ रहा है, टीवी काम आ रही है, एक बोर्ड काम आ रहा है, कुछ भी मान लीजिए, एक कैमरा काम आ रहा है जिसमें मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक स्टूडियो काम आ रहा है जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं उस चीज को, ये सब मेरे लिए असेट है। तो जब मैं अपने इस रिकॉर्डिंग की, इस वीडियो की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा कि यार ये मुझे कितने की पड़ी, तो मैं इन सारी असेट का जो मैं यूज कर रहा हूं ना, इनकी कॉस्ट की बात भी करूंगा, इनके डेप्रिसिएशन की बात भी करूंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने जब पढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं सर इतना अमाउंट हो गया, नहीं। अरे भाई, मेरे यहां पर जितने इक्विपमेंट, जितनी असेट्स में यूज कर रहा हूं, वो भी तो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो रही है, तो मुझे उनकी भी कॉस्ट का अमाउंट, हिस्सा मेरे इस लेक्चर की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से तब जाकर मैं ये निकाल पाऊंगा कि एक्चुअल में मेरे लिए इस लेक्चर की कॉस्ट क्या है, और फिर जाकर मैं उसकी सही सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक आपने कॉस्ट सही नहीं निकाली,
कॉस्ट का मतलब क्या है? लागत। आज मैं आपके सामने ये पेन है, अगर ये पेन भी मैं बात करूं तो इस पेन को बनाने में भी कौन सी बहुत मशीन वगैरह लगी होंगी, मटेरियल लगा होगा। अब उस सोचो, मटेरियल तो दिख रहा है क्या लगा, लेकिन इस पेन को बनाने में भी अगर मशीन की बात हुई, कोई इक्विपमेंट वगैरह कुछ ना कुछ तो लगा होगा, तो उस मशीन की कॉस्ट दिख तो नहीं रही इसके अंदर, क्योंकि दिख तो मटेरियल रहा है। तो भैया आप ये ध्यान रखें, अगर हम इस पेन की बात भी करेंगे, इसकी कॉस्ट की बात भी करेंगे, इसकी प्राइस की बात भी करेंगे, तो इसमें इस पेन को बनाने में काम आने वाली मशीन का डेप्रीशिएशन भी जुड़ा हुआ है। तब जाकर इस पेन की सही कीमत, लागत कितने का हमको पड़ा वो निकल पाई। फिर कंपनी अपने प्रॉफिट को जोड़ती है और प्राइस डिसाइड करती है। तो आप किसी भी चीज की लागत जानना चाहते हो, उस लागत को निकालने के लिए आपको डेप्रीशिएशन भी कंसीडर करना है, मतलब डेप्रीशिएशन भी लेना है। तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकालनी है, तो आपको डेप्रीशिएशन भी लागत में जोड़ना है, खर्चे के तौर पे जोड़ना है। ये इतना सा बात कह रहा है, ठीक है, क्योंकि असेट भी यूज होती है किसी भी चीज को बनाने में। तो ये हो गई हमारी बात कि हम डेप्रीशिएशन लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हम डेप्रीशिएशन लगाने के मेथड्स क्या हैं, कितने तरीके से डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं। तो हमारे यहां पर दो तरह के मेथड हैं, ठीक है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो मेथड्स और भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर जो मेथड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के मेथड के जैसी ही हैं, ठीक है। तो आप इन मेथड्स को पढ़ लें, समझ लें। कंपनीज एक्ट में भी यही दो मेथड मेनली यूज होती है और अकाउंट्स में भी यही दो मेथड यूज होती है। और इनकम टैक्स के हिसाब से तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो लगभग उन कंपनीज के लिए जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं। प्रैक्टिकली इनकम टैक्स में जो मेथड यूज हो रही है वो ये वाली मेथड यूज होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो अब आपको बता देते हैं दोनों मेथड हैं क्या। बहुत सिंपल है। अब तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए ना डेप्रीशिएशन के, तो सब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के दे रहा था। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा। मतलब जो डेप्रीशिएशन है उसका अमाउंट हर साल सेम रहेगा, मतलब हर साल डेप्रीशिएशन सेम चार्ज होगा। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था, ये वही वाला एग्जांपल है और यही वही वाला हमारा जो है फॉर्मूला है। और यही स्ट्रेट लाइन में डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमारी मशीन 10 लाख की है और इसकी स्क्रैप वैल्यू, जैसे हमने कहा था मशीन 11 लाख की है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, तो 10 साल इसकी लाइफ है, तो लगभग 10.5 की हमारे को मशीन पड़ी और 10 साल ये चलेगी, तो कहीं ना कहीं 1,05,000 का डेप्रीशिएशन हर साल का हो गया। अब सोचो ये डेप्रीशिएशन 1,05,000 पहले साल का हो गया, दूसरे साल का, तीसरे का, चौथे का, 10वें साल तक यही डेप्रीशिएशन लगाओगे आप। तो इसलिए इस डेप्रीशिएशन का, इसका नाम क्या हो गया इस मेथड का? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके और भी नाम है, इसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हो, इसको आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन हम असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन आपको बता दूं, प्रैक्टिकली एज एन अकाउंटेंट आप ये वाली मेथड यूज नहीं करते। आप ज्यादातर इनकम टैक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करनी है। और अब रही बात डेप्रीशिएशन की, सर रेट क्या होगी, कैसे निकालना है। जैसे ये तो हो गया सारा, आपने अंदाजा लगा लिया साहब इतना डेप्रीशिएशन होगा। रेट कैलकुलेट करनी है, तो अगर मैं इनकम टैक्स के हिसाब से बात करूं तो इनकम टैक्स में तो डेप्रीशिएशन की रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, बता रखी हैं कि इस चीज पर इतना लगेगा। जैसे फर्नीचर पे 10% है, प्लांट एंड मशीन पे 15% है, कंप्यूटर पे 40% है। इस तरह डेप्रीशिएशन की रेट्स वहां फिक्स बता रखी हैं और उस हिसाब से आपको अपनी इनकम में से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होता है असेट पर, ठीक है, उन प्रिस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि आप कोई दूसरी भी तरीके से या अपने हिसाब से जो तरीका अपनाना चाहो,
वहां ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही मेथड अपनानी है, वहां तो आपके पास ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन भी अपना सकते हो और रिटर्न डाउन वैल्यू भी अपना सकते हो। क्योंकि आपके लिए मान लो आप कहते हो कि सर मेरी प्लांट एंड मशीनरी तो 10 साल चलेगी, तो मैं 10 साल तक डेप्रिसिएशन एक ही अमाउंट से लगाना चाहता हूं। इनकम टैक्स कह रहा है प्लांट मशीन पे 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो आपके बीच इनकम टैक्स और अकाउंट कंपनीज एक्ट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के पॉइंट के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो आप जब इनकम टैक्स में इनकम निकाल रहे हैं तो वहां पर तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की तो वहां पर आप लगाएंगे किसी भी मेथड से। तो बेटर है आप इसी मेथड को फॉलो करें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन का मेथड आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्या है। स्ट्रेट लाइन का मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डेप्रिसिएशन, असेट की लाइफ, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को ध्यान रखते हुए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आपके पास रेट है तो आप रेट से भी निकाल सकते हैं, और रेट निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की रेट निकालने का, कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कितना है। जैसे हमारा 1,05,000 का डेप्रिसिएशन आया, असेट की कॉस्ट क्या थी हमारी 11 लाख थी, इंटू 100 करने पर जो भी अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज आएगा वो डेप्रिसिएशन की रेट हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अगली मेथड है हमारी रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड क्या कह रही है कि यहां डेप्रिसिएशन आपको हर साल असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाना है। मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो एक समान नहीं रहेगा, घटती हुई कीमत पे लगाना है, घटती हुई। जैसे अगर मैंने पहले साल डेप्रिसिएशन लगा दिया, इस वाली मशीन में बात कर रहा था मैं, जैसे कि इस वाली मशीन, इस वाले एग्जांपल में पहले साल मैंने 1,05,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, मेरी असेट की कॉस्ट 11 लाख रुपए थी, 1,05,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। तो मेरे लिए अब असेट कितने की बची? अब मेरे लिए असेट बच गई 9,95,000 की। अब मैं डेप्रिसिएशन का जो भी परसेंटेज होगा वो इस पर लगाऊंगा। मतलब मैं हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं लगा रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक जैसा डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन हर साल घटता जाएगा। डेप्रिसिएशन क्यों घटता जाएगा? क्योंकि असेट की वैल्यू भी घटती जाएगी। यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहती है। इस मेथड का लॉजिक यह है कि असेट की कीमत कभी भी जीरो नहीं होगी। यह मेथड कहती है भाई हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि पहले साल जब मेथड नई नई मशीन है, नई नई असेट है, तो पहले साल उसका यूज ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू में ज्यादा गिरावट होती है, तो पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए। फिर जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटती जाती है तो उसका डेप्रिसिएशन भी घटना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन अगले साल से हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब यह कि वैल्यू घटती जाएगी, घटती हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है मेथड, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑन असेट एवरी ईयर, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल से समझाता हूं दोनों मेथड में क्या फर्क है। देखिए इस एग्जाम्पल को, अलका एंड सन्स ने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2018 को, 19 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है, खरीदने में लगी है, और इस पर हमने 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन पर भी खर्च कर दिए, ठीक है। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% के रेट से। रेट हमने बता दिया आपको 10% है, 10% है, 15% है, जो भी मान लीजिए आप, ठीक है। रेट्स अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब चल रहे हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से मशीन पे 15% रेट है। हमने कंपनीज एक्ट के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से इसकी निकाल लिया, रेट 10% है, ओके। हमें रेट में नहीं उलझना, अगर हम इनकम टैक्स के साथ चल रहे हैं तो इनकम टैक्स में सारी रेट दी हुई है, वहां से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। हमें ये समझना है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूं, जबकि मैं इनकम टैक्स के हिसाब से बार बार कह रहा हूं हमें यूज ये करनी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरी मशीन की कॉस्ट क्या है? 19 लाख प्लस 1 लाख का खर्चा हो गया, मेरी मशीन 20 लाख रुपए की हो गई। लाइफ क्या है? मशीन की लाइफ नहीं दी हुई, उसकी जगह मुझे रेट ही दे दी। तो जब मुझे रेट ही दे दी तो लाइफ की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, मतलब हर साल आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बताइए मुझे डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन एवरी ईयर,
हर साल का डेप्रिसिएशन क्या हुआ, 20 लाख इंटू 10%। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले साल की तो 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2018 से हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च के दिन, तो 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इस साल। तो कितने महीने हो गए, हम लगाएंगे हिसाब तो 9 महीने हो गए, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब ये हो गई पहले साल की बात। सेकेंड ईयर में अगर मैं आऊं, मतलब अगर मैं नए फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक मैं वापस पूरे साल का जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं डेप्रिसिएशन 20 लाख पर ही लगाऊंगा, और इस बार पूरे 12 महीने का लगाऊंगा क्योंकि एसेट 12 महीने यूज हुई है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 50 इंटू 3, 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। यहां हमारा 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। अब आप समझें, अगले साल भी जब मैं जाऊंगा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, तब भी मैं 20 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगाता जाऊंगा 10%, 12 महीने का। बस ये मेरी स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब आप देखिए हर साल डेप्रिसिएशन 2 लाख 2 लाख होगा। पहले साल 1.5 लाख इसलिए हुआ क्योंकि पहले साल हमने 9 महीने ही एसेट यूज करी थी। इस महीने के बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लेकिन एक बार आप ये समझ लें कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड कह रही है कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाते रहो, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहती है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहती है कि आप पहले साल जैसे एसेट 20 लाख की थी तो 20 लाख पर आप डेप्रिसिएशन लगाओ 10%। ठीक है, पहले साल तो एसेट 9 महीने काम आई है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हमने देखा 1.5 लाख रुपए आया। अब वो कह रहा है कि इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बताओ कितनी है। 31 मार्च 19 के दिन 20 लाख की एसेट खरीदी थी, 31 मार्च 19 तक 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, आपकी वैल्यू बची 18,50,000। अब आप अगले साल 18,50,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 के दिन जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल का, तो आप 20 लाख पे नहीं लगाएंगे। यही फर्क है दोनों मेथड में। आप यहां डेप्रिसिएशन लगाएंगे 18.5 लाख पर 10%, 12 महीने का जो भी है अमाउंट 1,85,000। ठीक है, क्लियर है बात की नहीं। आप इस बात को समझें कि डेप्रिसिएशन में यहां मैंने जो वैल्यू ली वो घटती हुई कीमत है अब, और यहां जो मेथड है इसमें वैल्यू हर साल डेप्रिसिएशन एक ही अमाउंट पे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो आई थिंक दोनों मेथड में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा था एक महीनों की बात मैं करूंगा, तो मैं आपको बता दूं अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन टाइम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर एसेट 1 महीने यूज हुई तो 1 महीने के हिसाब का डेप्रिसिएशन लगेगा, 12 महीने यूज हुई तो 12 महीने का लगेगा, 4 महीने यूज हुई तो 4 महीने का लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकम टैक्स में क्या है, चलो आपको अब इनकम टैक्स की बात भी बता देते हैं। इनकम टैक्स में सबसे पहली बात, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है टाइम का, वो ये है कि अगर मैं एसेट को 180 दिन से कम यूज करता हूं तो मेरे को डेप्रिसिएशन की जो भी रेट इनकम टैक्स में बताई गई है वो पूरी रेट नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी। मतलब वहां ऐसा नहीं है कि 4 महीने यूज करें तो 4/12 करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। वहां क्या है, अगर डेप्रिसिएशन की रेट 15% है और आपने एसेट को 180 दिन या उससे ज्यादा यूज कर लिया, अगर आपने एसेट को 180 दिन से ज्यादा यूज कर लिया तो कहीं ना कहीं आप पूरा डेप्रिसिएशन ले सकते हो, पूरा 15%। और अगर आपने 180 दिन से कम यूज किया है तो आप पूरा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको आधा मिलेगा, फिर चाहे आपने 2 ही दिन एसेट यूज करी हो। और वहां आपने अगर 190 दिन भी एसेट यूज कर ली, 200 दिन यूज कर ली, 210 दिन यूज कर ली, तो डेप्रिसिएशन की रेट पूरी लगेगी 15%। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है डिफरेंस अकाउंट्स में और इसमें ये फर्क है कि वहां महीनों के हिसाब से चल रहे हैं, दिनों के हिसाब से चल रहे हैं। यहां हमने 2 ही बात कर दी, 180 दिन से कम डेप्रिसिएशन की रेट आधी, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। इसके अलावा
इनकम टैक्स में एक ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट होता है। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब जैसे अगर हमारे पास 4 मशीन है, 5 मशीन है, एक ही तरह की अगर असेट बहुत सारी हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका ब्लॉक बना लेते हैं कि पांचों असेट की टोटल वैल्यू निकालकर, टोटल वैल्यू जोड़कर एक ब्लॉक बनाकर उस पर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। ये इनकम टैक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। इसके अलावा क्या फर्क है, वहां हमने कहा 2 मेथड है, लेकिन आपके लिए जो मेथड है डेप्रिसिएशन की वो सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ पावर जनरेटिंग कंपनी या यूनिट्स को काम आता है। और डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका क्या है, जो भी ब्लॉक आप बात कर रहे हैं, ब्लॉक की जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उस पर हम डेप्रिसिएशन की रेट लगा देंगे। वो भी कौन सी मेथड से, डेप्रिसिएशन की रेट जो कि इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है। कुछ कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं उनके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी बात की गई है इनकम टैक्स में, कि जिस साल आपने कोई नई मशीन खरीदी है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, इसके अलावा हम आपको एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन और दिया जाता है, ताकि आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने का एडवांटेज हो, आपका खर्चा बढ़े, आपकी इनकम कम हो। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी डिटेल में आप इनकम टैक्स कंटेंट में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है अकाउंट्स और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में। चलिए, अब हमारा ऑलमोस्ट एक सब कुछ बाकी, सिर्फ एक अकाउंटिंग की बात हमने नहीं करी। अकाउंटिंग की एंट्री क्या होगी जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्री क्या होगी। डेप्रिसिएशन को हमने कहा डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है। सिंपली जब ये खर्चा है तो डेबिट होगा, और इससे हमारी असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। असेट जिनका बैलेंस डेबिट होता है कम हो जाएगी तो हम क्रेडिट कर देंगे, या हम बोल सकते हैं इतने रुपए की असेट जा रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन खर्चा है। एज एन अकाउंटेंट आपको एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन को खर्चा है, डेबिट करना है, और असेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए उसको क्रेडिट कर देना है। ये लॉजिक है एंट्री का। और साल के एंड में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से, तो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन की एक एंट्री डालनी है, बाकी ये वाली एंट्री तो खुद सिस्टम कर लेता है। ये हो गई हमारी एंट्री की बात डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में। और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, एंट्री ये हो जाएगी। चलिए, ये हमारी हो गई एंट्री की बात। अब हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। डेप्रिसिएशन टॉपिक इतना ही है, बाकी जरूर आप एज एन अकाउंटेंट इस टॉपिक को और अच्छा समझने के लिए इनकम टैक्स के साथ भी इसको पूरा करिएगा। ठीक है, थैंक यू।